नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंगल आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मिशन हिंदी पर। आज मैं जिस पाठ के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन और जिसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य में युग प्रवर्तक के नाम से विख्यात एवं द्विवेदी युग के नायक माने जाने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 में रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। रेलवे में नौकरी करते हुए इनकी रुचि हिंदी साहित्य और कविता में बढ़ने लगी। बच्चों, 1903 में रेलवे से इस्तीफा देकर इन्होंने प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू कर दिया। माता पिता की धार्मिक प्रवृत्ति का प्रभाव इन पर पड़ा। इसका प्रभाव इनके साहित्य पर भी देखा जा सकता है। नए कवियों को साहित्य रचना हेतु प्रेरित करने वाले द्विवेदी जी का निधन सन 1938 में हो गया। बच्चों, अब हम एक नज़र डालते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं पर। तो इनकी जो रचनाएं हैं वे निम्नलिखित हैं, जैसे रसज्ञ रंजन, साहित्य संदर्भ, साहित्य शिखर, अद्भुत आलाप, काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुब्ज, अबला, विलाप, आध्यात्मिकी, गंगा लहरी, ऋतु रंगनी, कुमार संभवसार, महिला मोद आदि। द्विवेदी जी की कविताएं द्विवेदी काव्यमाला में भी संकलित हैं। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ के शीर्षक को समझने का प्रयास करेंगे। पाठ का शीर्षक है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। अर्थात समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं और उसके विरोध के लिए अलग अलग कुतर्कों का सहारा लेते हैं। पर लेखक इन कुतर्कों का खंडन अपने तरीके से करते हैं और स्त्री शिक्षा के पक्षधर हैं। बच्चों, आप सब भी स्त्री शिक्षा के ही पक्षधर होंगे, है ना? बल्कि उनकी उस शिक्षा का भी समर्थन करते होंगे, क्योंकि अगर स्त्रियां ही पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो इसका सीधा असर परिवार पर पड़ेगा और परिवार का असर समाज पर। अगर समाज ही पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उस देश का भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं हो सकता। तो इस प्रकार किसी भी देश का भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जब उस देश की महिलाएं भी पढ़ी लिखी होंगी। बच्चों, स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। जिस प्रकार एक गाड़ी के दोनों पहियों का समान होना जरूरी है, उसी प्रकार जीवन रूपी गाड़ी के दोनों पहियों अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों का भी समान होना जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों पहियों की समानता जरूरी है। बच्चों, यह पाठ स्त्री शिक्षा का विरोध करने वालों के लिए एक सबक है। साथ ही यह पाठ लड़कियों को शिक्षित करने का भी संदेश देता है, जो समाज के हित के लिए बहुत जरूरी है। इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं सहित पाठ को आगे बढ़ाते हैं। ये बिंदु निम्नलिखित हैं। तो बच्चों, समय को देखते हुए मैंने इन बिंदुओं की रिकॉर्डिंग नहीं की है। आप इन बिंदुओं को पॉज करके, फॉरवर्ड करके, रिवाइंड करके जैसे चाहे इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने एक एक बिंदु को आगे भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो बच्चों आप इन्हें आगे भी देख सकते हैं। यदि आप इन बिंदुओं को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरा पाठ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लगता है आपने सारे बिंदु पढ़ लिए होंगे। अब हम एक एक बिंदु को विस्तार से समझेंगे। नंबर 1, लेखक की पीड़ा। लेखक को इस बात की बहुत अधिक पीड़ा है कि आज भी का मतलब जब यह पाठ लिखा गया था और यह पाठ 1914 में सरस्वती पत्रिका में छपा था, तो आज भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और सबसे अधिक दुख इस बात का है कि स्त्रियों को पढ़ाने का विरोध करने वाले कोई अनपढ़, गंवार या जाहिल व्यक्ति नहीं, बल्कि पढ़े लिखे सुशिक्षित व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति
स्त्री शिक्षा का विरोध करते हुए कुछ तर्क देते हैं। जैसे नंबर 1, वे कहते हैं कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं। इससे स्पष्ट है कि उसमें स्त्रियों को पढ़ाने का प्रचलन ही नहीं था, कोई रिवाज ही नहीं था। फिर एक और तर्क देते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया शकुंतला का, कि शकुंतला इतनी कम पढ़ी लिखी थी कि एक श्लोक भी वह लिख नहीं सकी थी। इसके बावजूद भी उसकी इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। क्या अनर्थ किया? कि उसने अपने पति दुष्यंत से कटुवाच्य कहने में कोई संकोच नहीं किया। उनके अनुसार यह स्त्री शिक्षा का ही दुष्परिणाम था। नंबर 2, स्त्रियों का प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत नहीं है। कुछ लोगों का यह मानना है कि उस समय में जो व्यक्ति प्राकृत भाषा बोलता था वह अनपढ़ है, और प्राकृत भाषा बोलने के कारण लोग स्त्रियों को भी अनपढ़ कहते थे। उस समय पढ़ा लिखा व्यक्ति वो ही माना जाता था जो संस्कृत बोलता था। यदि आज के संदर्भ में यह बात करें तो क्या बांग्ला, कन्नड़, पंजाबी, भोजपुरी आदि क्षेत्रीय भाषाएं बोलने और पढ़ने वाला क्या अनपढ़ है? नहीं ना। ज्ञान तो किसी भी भाषा में प्राप्त किया जा सकता है। आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो यह कहते हुए देखे सुने जाते हैं कि जो अंग्रेजी भाषा बोल और पढ़ नहीं सकता वह अशिक्षित और गंवार है। यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि भाषा किसी भी व्यक्ति के शिक्षित और अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है। तो लेखक ने इस बात का खंडन किया है कि प्राकृत भाषा बोलना स्त्रियों का अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि उस समय की बोलचाल की भाषा प्राकृत ही रही होगी। यदि ऐसा नहीं होता तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ प्राकृत भाषा में क्यों लिखे जाते? भगवान शाक्य मुनि और उनके शिष्य प्राकृत भाषा में ही क्यों उपदेश देते? बौद्धों का त्रिपिटक ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में ही लिखा गया। ये सब उदाहरण इस बात का सबूत है कि उस समय भी प्रचलित और आम बोलचाल की भाषा प्राकृत ही थी। अतः प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ होने का सबूत बिल्कुल भी नहीं है। और तो और गाथा, सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में ही लिखे गए, क्योंकि उस समय की प्रचलित भाषा प्राकृत ही थी। तो क्या प्राकृत भाषा में ये ग्रंथ होने से क्या उनके रचयिता भी अनपढ़ और गंवार थे? यदि ऐसा हो तो आज के ज़माने में भी यदि आम बोलचाल की भाषा में जो अखबार निकलता है तो उसका संपादक भी अनपढ़ और गंवार ही कहे जा सकते हैं। तो बच्चों, किसी भी भाषा का प्रयोग करना अनपढ़ होने का सबूत नहीं है। यह सब थोथी दलीलें ही हैं। नंबर 3, स्त्रियों के विश्वविद्यालय न होने का कुतर्क। स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले एक और कुतर्क का सहारा लेते हैं। वे कहते हैं कि उस समय स्त्री विश्वविद्यालयों के होने का कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण मतलब सबूत। कोई सबूत नहीं है कि उस समय स्त्रियों के विश्वविद्यालय थे। वे कहते हैं कि तो वे कैसे पढ़ी लिखी हो सकती हैं? तब लेखक तर्क देते हैं, हो सकता है कि इनके न होने का सबूत पुराणों में न मिले तो कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है विश्वविद्यालयों का उल्लेख पुराणों में हो पर वो नष्ट हो गया होगा, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक विदुषी स्त्रियों के नामों का उल्लेख किया गया है। फिर वे अनपढ़ और गंवार कैसे हो सकती हैं? उदाहरण के लिए वेदों में वेद मंत्रों की रचना और उनका दर्शन ईश्वर ने विश्ववरा आदि स्त्रियों से करवाया। शीला और विजा भी तो स्त्रियां ही थीं जो बड़े बड़े कवियों से सम्मानित हुई। अत्रि की पत्नी ने पत्नी धर्म पर व्याख्यान दिया। गार्गी ने बड़े बड़े विद्वान ब्रह्मवादियों को हरा दिया। मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए। और विरोधी ये कुतर्क देते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। उनका मानना है कि स्त्रियां न पढ़ती और न ही
इन पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। इनके अनुसार स्त्रियों को पढ़ाना कालकूट और पुरुषों को पढ़ाना अमृत का घूंट है। ऐसे कुतर्कों को रखकर हम कभी भी भारतवर्ष का गौरव नहीं बढ़ा सकते। बच्चों, आज भी हम अपने आसपास यह महसूस कर सकते हैं कि कुछ लोग यह कहते सुने जाते हैं कि हमें अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, हमें कौन सी नौकरी करवानी है, बस घर का कामकाज कर ले यही बहुत है। कुछ तो पढ़ी लिखी लड़कियों से विवाह करने से भी कतराते हैं कि वो पढ़ी लिखी होगी तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी। हम अपनी मनमानी उस पर नहीं चला सकते। ऐसे लोगों को अपनी संकीर्ण सोच बदलने की जरूरत है, तभी हमारा समाज सुशिक्षित हो सकेगा। बच्चों, लेखक भी इस पाठ से हमें यह संदेश देना चाहता है कि हम महिलाओं की शिक्षा का अधिक से अधिक समर्थन करें, तभी वे समाज में सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। नंबर 4, प्राचीन गली सड़ी रूढ़ियों और परंपराओं को तोड़ना ही उचित है। लेखक तर्क देता है कि यदि पुराने जमाने में स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं समझी गई होगी, पर अब तो है ना बच्चों। अब तो हमने सैकड़ों पुराने नियमों परंपराओं को तोड़ा है, तो इस परंपरा को तोड़ने में क्या हानि है। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियां अनपढ़ थी, तो उन्हें श्रीमद् भागवत में रुक्मणी हरण की कथा पढ़ लेनी चाहिए, जिसमें रुक्मणी ने एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, जो प्राकृत में नहीं था। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने का गंवारपन का सूचक नहीं है। नंबर 5, स्त्रियों की शिक्षा यदि अनर्थक है तो पुरुषों की सार्थक कैसे। यदि स्त्रियों की शिक्षा अनर्थ करने वाली है तो पुरुषों की शिक्षा उससे भी भयानक है। बम फेंकना, नर हत्या करना, डाके चोरियां करना, घूस लेना आदि ये सब पुरुषों के द्वारा ही किए जाते हैं, तो ये सब सार्थक कैसे हो सकता है। यदि ये सब शिक्षा का ही दुष्परिणाम है तो सारे कॉलेज, स्कूल, पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। नंबर 6, स्त्री शिक्षा के समर्थन में लेखक के तर्क। लेखक स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं। वे शकुंतला और सीता का उदाहरण देकर कहना चाहते हैं कि स्त्रियों को अपने ऊपर होने वाले अन्याय का विरोध करना चाहिए, और ये विरोध वे तब कर सकती हैं जब वे पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर होंगी। लेखक कहते हैं कि शकुंतला ने दुष्यंत को जो कटु वाक्य कहे वे स्वाभाविक ही थे, क्योंकि दुष्यंत गंधर्व विवाह करके मुकर गए थे। ऐसे में उसे कटु वाक्य कहना कहीं गलत नहीं है। बच्चों, क्या शकुंतला यह कहती कि शाबाश दुष्यंत, तुमने तो यह बड़ा ही महान कार्य किया जो मुझसे गंधर्व विवाह करके मुकर गए? नहीं ना, वो ऐसा तो नहीं कहती। फिर लेखक राम की पत्नी सीता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सीता ने राम की आंखों के सामने अग्नि में कूदकर अपनी पवित्रता साबित कर दी थी। फिर भी लोगों की झूठी बातें सुनकर राम ने सीता का परित्याग कर दिया था। तब सीता ने राम को राजा संबोधित करते हुए संदेश भेजा कि क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? क्या यह तुम्हारी विद्वता और महत्ता को शोभा देता है? यह उक्ति किसी गंवार स्त्री की नहीं है, अपितु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की पुत्री और मनु आदि महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी सीता का है। अतः शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के बारे में यह कटु वाक्य कहना स्वाभाविक है। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का, और न ही अकुलीनता का। नंबर 7, पढ़ने लिखने में अनर्थ नहीं है। पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी अनर्थ नहीं है। अनर्थ की संभावना तो पुरुषों, स्त्रियों, अनपढ़ों, पढ़े लिखों सभी से बनी रहती है। अनर्थ
पापाचार, दुराचार के कारण तो और भी बहुत से हो सकते हैं। अतः जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियां नहीं पढ़ती थीं, या तो वे इतिहास से अनभिज्ञता रखते हैं या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। ऐसे लोग दंडनीय ही हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर या अनपढ़ रखने का उपदेश देना समाज का अपकार या अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। नंबर 8, शिक्षा प्रणाली में संशोधन अर्थात बदलाव की आवश्यकता। जिस शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझा जाता है, उस शिक्षा प्रणाली में संशोधन कर लेना चाहिए। लड़कों की शिक्षा प्रणाली भी कोई अच्छी नहीं है। बुरी प्रणाली होने के कारण कोई भी स्कूल और कॉलेज बंद करने की राय नहीं देता, न उचित है। फिर स्त्रियों की शिक्षा बंद करने की राय देना भी उचित नहीं है। शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है कि क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ देनी चाहिए। परंतु यह सोचना कहना उचित नहीं है कि लड़कों के पढ़ने लिखने में कोई दोष नहीं है और लड़कियों को पढ़ाना अनर्थकारी है। यह तो अभिमान का सूचक है, गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। बच्चों, परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने आसान तरीके से व बिंदुओं सहित बनाए हैं। ये उत्तर परीक्षा में आपकी बहुत मदद करेंगे। इसी तरह से आप स्वयं भी बाकी प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। यदि आप ऐसे ही और प्रश्नों के उत्तर मुझसे चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों के उत्तर।